वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। You're watching Civil 360. Just plug in and stay UPSC ready. Today's topic is Era of Mass Nationalism and Emergence of Gandhi from the book Spectrum Modern History. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए आज बात करते हैं उस दौर की जब भारतीय राष्ट्रवाद एक जन आंदोलन बनने की तरफ बढ़ रहा था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 से 1918 तक चला और इसके बाद ना भारत में परिस्थितियां बहुत बदल गईं। कैसे? मतलब आर्थिक तौर पे? हाँ, आर्थिक मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। देखिए, उद्योगों पर असर पड़ा, किसान परेशान थे, लगान वगैरह का बोझ, मजदूर वर्ग की हालत भी अच्छी नहीं थी और वो सैनिक जो लड़कर वापस आए थे और पढ़े लिखे लोग, उनका भी वही हाल। सैनिकों को लगा था कुछ मिलेगा, पर खास कुछ हुआ नहीं। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी थी, भेदभाव था। एक उम्मीद थी कि भाई हमने युद्ध में साथ दिया तो शायद कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, कंसेशंस मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मोहभंग हुआ, यानी डिसइल्यूजनमेंट हुआ साम्राज्यवाद से। और इसी बीच 1917 में नवंबर 7 को रशियन रेवोल्यूशन हुई, उसका भी असर पड़ा। अच्छा, तो इन सब चीजों ने मिलकर एक माहौल बेगार किया राष्ट्रवाद के लिए। सही कहा, राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हुई जो अब सिर्फ एलीट्स तक नहीं, आम लोगों तक पहुंच रही थी। और इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार ने अपनी वही पुरानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। कैरेट एंड स्टिक मतलब एक तरफ सुधारों का लॉलीपॉप, गाजर, वो था मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और दूसरी तरफ स्टिक यानी डंडा। हाँ, डंडा था दमन का, रोलेट एक्ट के रूप में। ठीक है, तो पहले ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या खास था? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी का इंट्रोडक्शन, द्वैध शासन। डायरकी? हाँ, ये क्या था? इसमें प्रांतीय विषयों को, सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। अच्छा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड? हाँ, जो कम महत्व के विषय थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल गवर्नमेंट, वो ट्रांसफर्ड लिस्ट में थे। ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और रिजर्व्ड? रिजर्व सब्जेक्ट्स में सारे महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे वित्त, राजस्व, पुलिस, न्याय। ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहे जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब असली पावर गवर्नर के पास ही रही। हाँ। और केंद्र में, सेंट्रल लेवल पर? केंद्र में तो कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नर जनरल के पास अभी भी बहुत ज्यादा शक्तियां थीं और फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार वो भी बहुत ही सीमित था। प्रॉपर्टी टैक्स या एजुकेशन के आधार पर बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। तो फिर भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने इसे बिल्कुल सिरे से नाकाफी बताया। कहा कि ये डिसअपॉइंटिंग है, अनसैटिस्फैक्टरी है, मतलब निराशाजनक और असंतोषजनक। बाल गंगाधर तिलक ने तो इसे सनलेस डॉन कहा था, मतलब बिना सूरज का सवेरा। ये सुधार भारतीयों की जो आकांक्षाएं थीं स्वशासन की, उनको पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे। तो एक तरफ ये नाकाफी सुधार थे और दूसरी तरफ दमन की तैयारी हो रही थी। और ठीक इसी दौर में जनवरी 1915 में एक शख्स भारत वापस लौटा जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, गांधी जी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वो 1893 में केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और लौटे 1915 में, लगभग 22 साल बाद। दक्षिण अफ्रीका का उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना? बहुत ज्यादा। वहीं पर उन्होंने नस्ल भेद का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खुद अनुभव किया और फिर वहां बसे भारतीयों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। ये संघर्ष कैसा था? इसे हम 2 फेजेस में देख सकते हैं। पहला था मॉडरेट फेज, करीब 1894 से 1906 तक। इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें उन्होंने पिटिशंस भेजे, ज्ञापन दिए, अधिकारियों से मिले, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी निकाला 1903 में अपनी बात रखने के लिए। ये तो नरमपंथी तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब इन तरीकों से बात नहीं बनी तब शुरू हुआ दूसरा फेज
जो था फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का। ये चला लगभग 1906 से 1914 तक। सत्याग्रह, ये शब्द तो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सत्याग्रह की जो टेक्निक है, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, वो यहीं दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुई। कई मुद्दों पर उन्होंने सत्याग्रह किया, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के खिलाफ और पोल टैक्स के खिलाफ, भारतीय विवाहों को अमान्य करने वाले कानून के खिलाफ, और भारतीयों के एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने पर जो प्रतिबंध थे उनके खिलाफ भी। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उन्होंने वहां कुछ आश्रम भी स्थापित किए थे। हाँ, 2 महत्वपूर्ण आश्रम, फीनिक्स फार्म डरबन के पास 1904 में और टॉल्स्टॉय फार्म जोहानिसबर्ग के पास 1910 में। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि सामुदायिक जीवन, आत्मनिर्भरता और सत्याग्रहियों के ट्रेनिंग सेंटर भी थे। तो ये अनुभव लेकर गांधी जी 1915 में भारत आए। आते ही क्या उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़े? नहीं, तुरंत नहीं। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो, लोगों को जानो। अच्छा। तो गांधी जी ने वही किया और फिर 1917-18 में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण स्थानीय संघर्षों का नेतृत्व किया, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया। हाँ, वो 3 शुरुआती सत्याग्रह। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। ये किस बारे में था? ये नील किसानों की समस्या से जुड़ा था। वहां तिनकठिया सिस्टम लागू था। तिनकठिया सिस्टम? हाँ, मतलब किसानों को अपनी जमीन के 3/28 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो अंग्रेज बागान मालिक तय करते थे, और दाम भी बहुत कम मिलता था। किसान इससे बहुत परेशान थे। तो गांधी जी वहां कैसे पहुंचे? राजकुमार शुक्ला नाम के एक स्थानीय किसान नेता थे। उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मिलकर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी वहां गए, किसानों की बातें सुनी, जांच की। सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। तो ये उनका पहला, ये तो बड़ी सफलता थी। दूसरा कौन सा था? दूसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, गुजरात के अहमदाबाद में। ये मजदूरों का आंदोलन था। हाँ, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद था प्लेग बोनस को लेकर। मालिक बोनस बंद करना चाहते थे, जबकि मजदूर महंगाई के कारण वेतन वृद्धि मांग रहे थे, 50% की। गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया और 35% वृद्धि की मांग रखी। इसमें क्या खास था? जब लगा कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, तो गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, आमरण अनशन का। भूख हड़ताल भारत में पहली बार? हाँ, भारत में गांधी जी की यह पहली भूख हड़ताल थी। इसका असर हुआ। अनुसुईया सराभाई, जो खुद एक मिल मालिक की बहन थी, उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया। अंत में समझौता हुआ और मजदूरों को 35% वृद्धि मिली। अच्छा, और तीसरा? तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। यह भी 1918 में गुजरात में ही हुआ। खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी। नियम के अनुसार अगर फसल 1/4 से कम हो तो लगान माफ हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। तो किसानों ने क्या किया? गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि लगान ना दें। यह भारत में उनका पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग का प्रयोग। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया। अंत में सरकार ने गुप्त समझौता किया कि लगान वही दें जो देने में सक्षम है। तो चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक और खेड़ा में नॉन कोऑपरेशन। बिल्कुल। इन तीनों आंदोलनों ने गांधी जी को भारतीय जनता के, खासकर किसानों और मजदूरों के बहुत करीब ला दिया, और सत्याग्रह की जो ताकत थी वो भी साबित हो गई। गांधी जी अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, सरकार का रवैया सख्त होता जा रहा था। सुधारों के साथ साथ दमन भी चल रहा था। हाँ, और इसी दमन का चरम रूप था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास हुआ। इसका असली नाम तो कुछ और था। हाँ, इसका ऑफिशियल नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, लेकिन ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाने लगा। आम लोगों ने इसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा। इसमें ऐसा क्या था कि इसे काला कानून कहा गया? इस एक्ट ने सरकार को बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी पावर्स दे दी। पुलिस किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। बिना वारंट? हाँ, और बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। मुकदमे भी बंद कमरों में गुप्त रूप से चलाए जा सकते थे। जूरी का कोई प्रावधान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हेबियस कॉर्पस का जो अधिकार होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अदालत जाने का अधिकार, हाँ, उसे सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं,
ये तो नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन था। तो इसका विरोध तो हुआ होगा, जाहिर है। जबरदस्त विरोध हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी इलेक्टेड भारतीय सदस्य थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, सबने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी ने? गांधी जी तो इससे बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने वाला है। उन्होंने इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय की गई, देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं के लिए। ये पहला मौका था जब किसी मुद्दे पर पूरे देश में एक साथ आंदोलन हो रहा था। हाँ, ये पहला ऑल इंडिया मास स्ट्राइक था। लोगों का रिस्पॉन्स अभूतपूर्व था। हिंदू मुसलमान सब एक साथ आए। दिल्ली, बॉम्बे, लाहौर, अमृतसर, हर जगह जबरदस्त प्रदर्शन हुए। लेकिन पंजाब में, खासकर अमृतसर में, स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। हाँ, पंजाब पहले से ही उबल रहा था। युद्ध के दौरान दमन हुआ था, जबरन भर्ती हुई थी। रॉलेट एक्ट ने आग में घी का काम किया। अमृतसर में 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। हाँ, सुना है उनके बारे में। 10 अप्रैल को सरकार ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार करके शहर से निर्वासित कर दिया। इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। इससे भीड़ हिंसक हो गई, कुछ अंग्रेजों की हत्या हुई, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। शहर की स्थिति बहुत खराब हो गई। और फिर आया वो दिन 13 अप्रैल 1919। हाँ, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, पंजाब का एक बड़ा त्योहार। अमृतसर की जालीवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ लोग नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे और बहुत से लोग आसपास के गांवों से बैसाखी मनाने शहर आए थे और बस सभा देखने बाग में चले गए थे। ये एक शांतिपूर्ण सभा थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण सभा थी। बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, निकलने के रास्ते बहुत संकरे थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा। उसने बाग के मुख्य निकास को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिना चेतावनी? बिना किसी चेतावनी के गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों के पास खत्म नहीं हो गई। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाग में एक कुआं था, उसमें कूद गए। कितना भयानक मंजर रहा होगा। कितने लोग मारे गए थे? सरकारी आंकड़ा तो कहता है कि 379 लोग मारे गए और 1200 के करीब घायल हुए। लेकिन कांग्रेस का अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। ये एक सोचा समझा नरसंहार था। इसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों पर भयानक अत्याचार हुए। उन्हें सड़कों पर पेट के बल रेंगने को मजबूर किया गया, कोड़े मारे गए, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इस जालियानवाला मैसेकर का क्या असर हुआ? इसका बहुत गहरा और दूरगामी असर हुआ। इसने ब्रिटिश शासन का जो एक नैतिक आभामंडल था, न्यायप्रिय होने का दावा था, उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। लोगों का ब्रिटिश न्याय से भरोसा उठ गया। और प्रतिक्रियाएं क्या हुई? रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने अपना काइजर हिंद गोल्ड मेडल लौटा दिया, जो उन्हें बोर युद्ध में उनके काम के लिए मिला था। गांधी जी हिंसा फैलने से बहुत दुखी थे और उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। हाँ, इसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और तेज कर दिया। इसने साबित कर दिया कि सिर्फ याचिकाओं से या नरम तरीकों से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी घटना का बदला लेने के लिए सालों बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मारी थी। ओडवायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने डायर के एक्शन को अप्रूव किया था। अच्छा, तो ओडवायर को मारा था, डायर को नहीं? हाँ, माइकल ओडवायर को। डायर की तो 1927 में ही बीमारी से मौत हो गई थी। सरकार ने इस नरसंहार की जांच के लिए कुछ किया? कोई कमेटी बनाई? हाँ, दबाव में आकर सरकार ने अक्टूबर 1919 में एक जांच कमेटी बनाई, जिसका नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे, इसलिए इसे आमतौर पर हंटर कमेटी कहा जाता है। इसमें क्या भारतीय सदस्य भी थे? हाँ, इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। सर चिमनलाल हरिलाल सेटलवाद, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद खान। कुल 7 सदस्य थे। तो इस कमेटी ने क्या पाया? क्या डायर को दोषी ठहराया? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1920 में दी। उसने माना कि डायर का काम गलत था, उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये भी कहा कि गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। लेकिन कमेटी ने यह भी कहा कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोई साजिश नहीं थी, जैसा डायर दावा कर रहा था। तो डायर पर कोई कार्रवाई हुई? यूं को उनके द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता था। मतलब उन्हें पहले ही सुरक्षा दे दी गई थी। भारतीय सदस्य कमेटी के निष्कर्षों से सहमत नहीं थे।
उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट में डायर के कार्यों को इनह्यूमन एंड अनब्रिटिश कहा। और कांग्रेस ने भी अपनी कोई जांच की थी? हाँ, कांग्रेस ने अपनी एक अलग गैर सरकारी जांच समिति बनाई थी। इसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी खुद शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर के कार्यों को पूरी तरह अमानवीय बताया और मार्शल लॉ लगाने को भी अनुचित ठहराया। तो कुल मिलाकर ये पूरा दौर, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का खोखलापन, फिर रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून और उसके बाद जालियनवाला बाग जैसा बर्बर नरसंहार, इन सब ने मिलकर क्या किया? इन सब घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को पूरी तरह बदल दिया। ये अब सिर्फ पढ़े लिखे शहरी मध्य वर्ग का आंदोलन नहीं रहा, ये एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गया। आम जनता, किसान, मजदूर सब इसमें शामिल हो गए। और गांधी जी? और गांधी जी इस बदलते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। सत्याग्रह उनका हथियार बना और अहिंसा उनका सिद्धांत। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए युग, गांधी युग की एक तरह से वास्तविक शुरुआत होती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। अगर रॉलेट एक्ट ना आता, अगर जलियांवाला बाग का नरसंहार ना हुआ होता, तो क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप कुछ अलग होता? क्या उसकी गति धीमी या तेज होती? क्या गांधी जी का उदय इसी तरह होता? ये इतिहास के व्हाट इफ्स हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर करते हैं। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, M लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।